Hello students, this is video number 24 of geometrical optics and the today's topic is dispersion. अभी तक हम जो भी लाइट पढ़ रहे थे ना दैट वाज मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक का मतलब हुआ जिसके अंदर एक ही वेवलेंथ है, एक ही कलर की लाइट, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, यानी कि वेवलेंथ उसकी एक ही थी. एक और स्टडी की एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कॉची. उसने एक फॉर्मूला दिया हमें जिसने बोला कि भाई जो आप बोलते हो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अभी तक क्या मान रहे थे कि कांस्टेंट है किसी लाइट के लिए, किसी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे प्रिज्म के लिए, किसी ग्लास स्लैब के लिए, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो कांस्टेंट है, दिस इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट. इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ एंड इट हैज गॉट द इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन का मतलब ये हुआ कि जब आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी लाइट की तो एन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी. इनवर्स रिलेशन है, आपने ये याद रखना है. रिलेशन इस तरह का था वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी रेज टू पावर लैम्डा स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन. बट इनवर्स रिलेशन था. ये रिलेशन बिल्कुल भी हमने नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है आपको कोई भी इसको. आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रहनी चाहिए कि लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन होने की वजह से जब हम एक ऐसी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लैम्डा के साथ चेंज होगा. एक ऐसी लाइट जिसके अंदर बहुत से लैम्डा प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर बहुत सी वेवलेंथ की लाइट्स प्रेजेंट हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक प्योर वाइट लाइट मैं लूँ ना, तो प्योर वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट रहते हैं. मतलब 7 कलर्स का वो मिक्सचर है. 7 कलर्स का मिक्सचर होने का मतलब हुआ उसके अंदर 7 वेवलेंथ्स प्रेजेंट हैं, एक वेवलेंथ नहीं है. दैट इज नॉट अ मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है एक ऐसी लाइट, एक ऐसे कलर की लाइट जिसका वेवलेंथ सिर्फ एक हो, मिक्सचर ना हो 2-3 वेवलेंथ्स का. ये आपने इन बातों को बड़े अच्छे से समझना है कि वेवलेंथ चेंज करनी होगी तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, कलर. ठीक है, हम जो अभी कलर की बात कर रहे हैं, डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक नई चीज़ जो सीखने को मिली वो जो हमें कॉची ने बताई वो क्या थी कि जो जिस हिसाब से लैम्डा अगर चेंज होगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा. ठीक है, आपने सिर्फ याद रखना है, इसकी बड़ी ज़्यादा इन डेप्थ बात नहीं कर सकते हम अभी. हम सिर्फ इतनी सी बात याद रखेंगे कि भाई इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है. जैसे मैं आप विबग्योर की बात करूं, आपको मालूम है विबग्योर के बारे में. ठीक है, विजिबल लाइट की ये वेवलेंथ की रेंज है. इट रेंजेस फ्रॉम नियरली 3600 एमस्ट्रॉन्ग टू 7800 एमस्ट्रॉन्ग. ठीक है, वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ये इसकी रेंज है. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ऐसी रेंज जिनकी वेवलेंथ 3600 एमस्ट्रॉन्ग से लेके कहाँ तक हो, 7800 एमस्ट्रॉन्ग तक, उसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं. और विजिबल लाइट जो हमारी आइज देख सकती हैं एक्चुअली, और उनमें से ये उसकी रेंज है. ठीक है, वायलेट कलर कब दिखेगा, जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती जाएगी वैसे वैसे कलर चेंज होता जाएगा. और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रहनी चाहिए वो ये है कि जब हम इधर से इधर चलते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है. और इसका मतलब ये हुआ जब हम इधर से इधर चलते हैं तो इन वेव्स के लिए इन वेवलेंथ्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज करता जाएगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ज़रा और एनालिसिस करते हैं आगे. पहले इतना नोट करें. देखो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन शो कर रहा हूँ वाइट लाइट की. वाइट लाइट है जिसके अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, ऐसे तो वो 7 कलर्स ही हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो मुझे अलग अलग क्यों दिखाई देंगे ये अभी हमने बात की. क्योंकि ये कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी मतलब ये मीडियम 2 है, इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. चले हम पहले क्या लिख देते थे, पहले लिखते थे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, क्योंकि तब हम एक ही वेवलेंथ ले रहे थे, उस वेवलेंथ के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन था. लेकिन यहां पे तो वेवलेंथ्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नहीं है. रेड के लिए अलग है, वॉयलेट के लिए अलग है, येलो के लिए अलग है, हर एक के लिए अलग अलग है.
मैंने अभी तीन ही कलर्स यहां बनाए हैं, मैंने रिफ्रैक्शन कराई है, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि रिफ्रैक्टिव एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा। रिफ्रैक्टिव एंगल किसके साथ मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टिव एंगल, ये तो इंसिडेंट एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक नहीं हो सकता। क्यों एक नहीं हो सकता? लगाएं स्नेल्स लॉ। 1 साइन आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर, एन इंटू साइन आर, यानी कि साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, आई तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ, एक ही रखा है, अपॉन एन, अपॉन एन। अपॉन एन का मतलब क्या हुआ, आप जरा ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, सबसे ज्यादा सबसे कम वेवलेंथ किसकी, किस कलर की? वॉयलेट कलर की। वॉयलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे ज्यादा, तो आर उसका सबसे कम। देख लो, आर उसका सबसे कम। आप एक डायरेक्ट रिलेशन भी यहां से बना, आपने देखा कि जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, जो रिफ्रैक्टिव एंगल है उसका इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? लैम्डा के साथ। तो डायरेक्टली यहां पे आर और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यानी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका एंगल सबसे कम। कौन सा एंगल? रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्रैक्टिव एंगल किससे मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टिव एंगल किससे मेजर करते हैं, ध्यान दो प्लीज। रिफ्रैक्टिव एंगल मेजर करते हैं नॉर्मल से, तो नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो ये लो नॉर्मल से ये एंगल आ गया। सबसे कम किसका? वॉयलेट का। सबसे ज्यादा किसका? रेड का। ठीक है, तो हम इस एंगल में एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैं यहां बना नहीं रहा हूं। हम एंगल ऑफ डिविएशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन पहले ये डायग्राम आप अपने दिमाग में बना के रखोगे तो ही पता चलेगा ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस तरह से। तो बीच में बाकी कलर्स डालेंगे। ठीक है, तो कलर सारे नहीं है मेरे पास, तो आप कलर से नहीं करना। मैंने ये तीन कलर क्यों बनाए ये भी याद रखना। हम लोग इस येलो को मीन मानते हैं, इन सारे कलर्स का मीन डिविएशन, इन सबका एंगल अलग अलग है, लेकिन मीन किसका है? एवरेज। अगर मुझे इन सबका एवरेज लेना हो तो कौन आपको डायरेक्ट बता देता है एवरेज? आपका येलो कलर बता देता है। आपका येलो कलर आपको एवरेज के बारे में बता देगा। आप येलो की डिविएशन देख लो, आप येलो की डिविएशन देख लो, तो आपको मीन डिविएशन का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम येलो को मीन लेते हैं, इसीलिए मैंने ये तीन तीन यहां बनाया, रेड और वॉयलेट, रेड और येलो। तो ये तीन बनाए हैं, बाकी बीच में और भी कलर्स आपने दिखा देने, रैंडम दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई अभी मैं वो कलर नहीं है मेरे पास, तो मैं ये सारे कलर एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं वही बनाऊंगा, 1 2 3 4, नहीं, कलर वाइज लिखना है आपने। वॉयलेट, इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, 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 फिर येलो, वो पहले भी बनाया था, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, येलो। तो ये इस तरह से कलर आपको सारे दिखाई दिए, येलो। फिर ये देखो, लिख तो यहाँ पे लिख देना आप अपनी नोटबुक पे, बी, यहाँ पे अपनी नोटबुक पे लिख लेना। ठीक है, दिस इज बी, दिस वन इज जी, वाई, मैंने 8 बना दिए। तो एक को गायब कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या, अब हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करो आगे। एक्सटेंड करने के बाद आपको मालूम है कि इस एंगल को हम क्या बोलते हैं अपनी पूरी एनालिसिस में? किसको? इस एंगल को। इस एंगल को क्या बोलते हैं? डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। एंड दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन फॉर आर, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन फॉर आर। फिर नेक्स्ट आ गया कौन सा? ये वाला, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका डेल वी। ठीक है,
डेल वी, और इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये जो स्पैन आया मेरा पूरा यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव एंगल थीटा। और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप देख सकते हो यहां पे डिस्पर्सिव एंगल थीटा, डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर। ये आप इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। और डिस्पर्सिव पावर क्या होती है ये भी मैं इसके साथ ही बता देता हूं। डिस्पर्सिव पावर, किसी भी मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर ऐसे मेजर की जाती है, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ, इक्वल टू क्या, डेल वी माइनस डेल आर अपॉन मीन डिविएशन। कौन सी डिविएशन, मीन। और मीन आप जनरली किसकी लेते हो, येलो की। आप दिखा दो येलो वाला भी, यहां पे येलो वाला भी दिखा सकते हो आप। ये आ गया आपका डेल वाई, इसको मीन मानते हैं, इसको मीन मानते हैं, ये याद रखना है आपने। और ये आ गया अब ऐसा, अब कई बुक्स में आपको वाई नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ डेल दिखेगा, तो डेल को आप क्या बोलोगे, मीन डिविएशन। ठीक है, इसको नोट करो। ये देखो, इसको मैंने अच्छे से लिख दिया आपको। ओमेगा इज क्या, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्प्लेशन, वही जो थीटा मैंने बताया था आपको, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, थीटा इज द एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्प्लेशन अपॉन मीन डिविएशन, फिर आपको वो भी सब मैंने बता दिया। फिर उसको मैंने म्यू की टर्म्स में लिख दिया, मतलब आप एन की टर्म्स में लिखो या म्यू की टर्म्स में लिखो, म्यू और एन रिप्रेजेंट किए जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के लिए, इसलिए वो इस तरह से करके मैंने लिख दिया। और ये आपकी डिस्पर्सिव पावर है, और इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो इसको नॉर्मली एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग कि डिस्पर्सिव पावर आपको ज़्यादा बेटर कहाँ दिखाई देती है, व्हेन इट कम्स टू प्रिज्म। तो प्रिज्म के केस में नॉर्मली जो डायग्राम मैंने प्रिज्म के लिए नहीं बनाई, इसको नॉर्मली प्रिज्म के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एग्जाम में आएगा तो प्रिज्म के लिए ही बनाना, आपके नोट्स में भी प्रिज्म का ही दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रिज्म के लिए ये डायग्राम दिखाना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने जो डायग्राम पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनानी है। इस तरह की डायग्राम दिखा दो आप। ठीक है, तो क्योंकि एंगल ऑफ डिविएशंस जो हैं वो बेटर आपको कहाँ दिखाई देते हैं, प्रिज्म के केस में। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिविएशन मेजर होगा, ये वाला आ गया आपका क्या, डेल आर, डेल वी, डेल वाई। ठीक है, डेल वाई, थीटा, हर चीज़ दिखा दो, थीटा। यही टेक्निकल चीज़ें देखनी है उन्होंने, कलर कुलर तो आप बनाओगे नहीं, तो आपने तो एक ही कलर से बनाना है, तो आपने सिर्फ लिख देना है किस किस कलर का क्या क्या नाम है, आपको मालूम है वो, विब, ग्योर, बस बन गया। येलो को एवरेज बोलते हैं, ये भी लिख देना है। यहाँ से डिस्पर्सिव पावर आपको निकल जाएगी इसकी, दिस इज़ अ ग्लास प्रिज्म, ऐसे लिख दो। फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्लास होते हैं, ग्लास के भी टाइप्स होती हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट, क्राउन ग्लास होता है, एक फ्लिंट ग्लास होता है, जिससे आपको ये सब इतना आपको डेप्थ नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मिलते हैं। डिस्पर्सिव पावर आपको ज़्यादा बेटर किस में मिलती है, प्रिज्म में, इसलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, एक और आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पहले पहले जब लोगों ने ऐसा देखा ना कलर का, तो उनको लगा कि ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, उनको लगा ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है कि प्रिज्म के कारण कलर दिखाई देते हैं। लेकिन बेसिकली फिर बाद में कैसे प्रूव किया गया ये, कि एक प्रिज्म ऐसा लगाया, एक उल्टा लगाया, अब इसके आगे एक और प्रिज्म लगा दिया, इसके आगे और उल्टा प्रिज्म लगा दिया ऐसे। ठीक है, इसे और मेरे को यहाँ ऐसे ऐसे करके उल्टा प्रिज्म लगा दिया। ठीक है, जब लगाया तो अल्टीमेटली वापस वाइट लाइट नज़र आई, तो इसलिए लोगों ने प्रूव किया कि भाई ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। यस, लाइट और प्रिज्म मिलके ये काम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, उसमें आपको उसको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गिवन होगा सब कुछ, आपको डिस्पर्सिव पावर निकालनी होगी, नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क। आपको दो फार्मूले आपको बता दिए मैंने इसके डिस्पर्सिव पावर के, क्या, डेल की टर्म्स में, और फिर उसको म्यू की टर्म्स में कन्वर्ट किया, ये वाला एक तो ये, और दूसरा आपको हमने क्या निकाला अभी, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला भी है, वो वाला फार्मूला भी है, म्यू की टर्म्स में जो डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लो, नथिंग डिफिकल्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हर चीज़ का आंसर मिल जाता है। मेन स्टोरी क्या थी, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लैम्डा बढ़ेगा तो ये कम होगा, और विबग्योर में जब हम वी से आर की तरफ चल रहे हैं तो लैम्डा क्या होता है, बढ़ता है, तो यानी कि एन क्या होता है, कम होता है। और फिर मैंने आपको वो प्रूव करके दिखाया वहाँ पे,
सब कुछ करो, इसमें सब आपको समझ आ जाएगा, कोई सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। एक छोटा सा और डेरिवेशन रहती है पीछे से, वो मैं भूल गया यहाँ पे आपको करवानी, तो वो इसमें कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में। डैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये दुनिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। एक डार्क रूम लिया जाता है और डार्क रूम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डार्क रूम के अंदर हम वेरियस इंसिडेंसेस एंगल्स के लिए प्रिज्म के ऊपर हम डेल की वैल्यूज़ देखते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऐसा ही आएगा जैसा हमें मालूम है आता है, तो वहाँ से एक डेल मिनिमम निकालते हैं और इस डेल मिनिमम को यूज़ करके फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं। बताता हूँ कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। क्या कह रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंटली कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड की जाती है, ये उसके ऊपर कहानी है। क्या कि डिफरेंट आई की वैल्यूज़ के लिए आप डेल नोट करते हो, एक डार्क रूम लेते हो जहाँ पे आप लाइट फेंकते हो और लाइट फेंकने के बाद आप डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, वो एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, उस पर आपको नहीं इस पर दिमाग लगाना है। एक्सपेरिमेंटली आप डेल मिनिमम निकालते हो, डेल मिनिमम निकालने के बाद हम लोग एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं, किसका, डेल मिनिमम का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कि मतलब डेल मिनिमम अगर आपको पता हो किसी भी प्रिज्म का, तो आप उधर से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजे से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, इसलिए प्लीज़ अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बोला मैंने, रिलेशन किसका निकालने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल मिनिमम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल मिनिमम का रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें मालूम है, we know that for del minimum क्या रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको मैंने सिखाया था, आई इक्वल टू ई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होते हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, आई और ई अगर इक्वल हैं, और स्नेल्स लॉ लगा के देखो ज़रा, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा के देखो, आई और ई बराबर हैं, तो क्या R1 और R2 भी बराबर होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे, R1 और R2 भी बराबर होंगे। तो R1 और R2 बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, ए के, और R1 और R2 बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस R1 इज इक्वल टू ए, यानी कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A/2। तो ये सब कब हो रहा है, डेल मिनिमम के दौरान ये सब हो रहा है। फिर हमें रिलेशन मालूम है किसका, डेल का, डेल इज इक्वल टू क्या होता है, डेल इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस ए। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था डेल का, ये डेल मिनिमम का नहीं। डेल मिनिमम के टाइम पे क्या होगा, यही फॉर्मूला, डेल मिनिमम के टाइम पे आई और ई बराबर हैं, तो ट्वाइस आई माइनस ए लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन टू डेल मिनिमम की वैल्यू, ये आई की वैल्यू निकाल ली डेल मिनिमम के लैंग्वेज में। अब इसके आगे स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 × sin i, पहले सरफेस में, 1 × sin i इज इक्वल टू n × sin r1, ठीक है। यहां से लगाया तो क्या बन गया, sin i इज इक्वल टू n sin a/2, यहां से n की वैल्यू आ गई आपकी, क्या, साइन n की वैल्यू क्या आई, साइन आई की जगह क्या लिख दो, डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन टू। बड़ी सिंपल डेरिवेशन है, अच्छे से इसको सीख के रखो, और ये रिलेशन याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड में भी बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आएगा, डेल मिनिमम दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसके ऊपर ये सब करना है। तो प्रिज्म सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये यहाँ पे मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से इसको अपनी कॉपीज़ पे नोट करके रख लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था जिसको आपने अपने पास अच्छे से नोट करके रख लेना है। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ ही, और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आप देखो ज़रा क्या, कि एक आपको प्रिज्म गिवन है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म इज़ 75 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री है, √2 इसका क्या है, √2 इज़ द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। आपको बोला गया है फाइंड डेल मैक्स, क्वेश्चन इतना ही है बस, क्या है, फाइंड डेल मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब आपको मालूम ये होना चाहिए कि डेल मैक्स जब हम फाइंड करने लगेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर, जैसे डेल मिनिमम के लिए आपको बताया, तो डेल मैक्स के लिए क्या रूल है? फॉर डेल मैक्स आई इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, मालूम होना चाहिए आपको। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये मालूम होनी चाहिए चीज़ें, डेल मैक्स कब आता है और डेल मिनिमम कब आता है। तो जब आई 90 डिग्री होगा तो आपको पता चल गया कि जो R1 है ना, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ये रिलेशंस आपको सब मैंने सिखाए हैं पहले। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था हमने, तब ये पढ़ा था कि जब आई 90 हो, ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि आई सी हो तो डेंसर से रेयरर में, लेकिन रेयरर टू डेंसर में क्या रूल है कि अगर आपने वो ये कर दिया तो ये उल्टा रूल भी चलता है। आई इक्वल टू क्या आ गया? सी के बराबर, और कितना आ गया? 45 डिग्री। कैसे निकाला 45 डिग्री? साइन इनवर्स 1/√2। इतनी बात समझ आ गई आपको? कुछ नहीं मुश्किल है इसके अंदर, बस ये रूल था, ये आपको पता होना चाहिए था। खत्म हो गया। R2 कितना आ गया? 30 डिग्री। A माइनस R1, R1 प्लस R2 A के बराबर होता है। ये थोड़े रिलेशन याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद स्नेल लॉ लगाओ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या निकलेगा? स्नेल्स लॉ लगाओगे तो R2 और E का एंगल के बीच में लगाओगे तो E इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। करके देखो, करके देखो, तो E इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो E इक्वल टू 45 डिग्री आया। अब डेल की वैल्यू निकाल लो। अब वो डेल क्या होगा? डेल मैक्स होगा। क्यों भाई? वो क्यों डेल मैक्स होगा? क्योंकि तुमने आई क्या लिया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन में थोड़ा गिवन था। 90 डिग्री, आई 90 डिग्री का मतलब होता है इस वैल्यू पे जो आपका डेल आएगा वो डेल मैक्स होगा। फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना? 90, ई कितना? 45, ए कितना? 75। आंसर कितना? आंसर आ गया, आंसर आएगा 60 डिग्री। तो डेल मैक्स कितना आ गया? तो डेल मैक्स इक्वल टू 60 डिग्री। थैंक यू वेरी मच।